हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी परीक्षा में भूगोल विषय का चयन एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप क्यों करें, इसके संदर्भ में पहला लेक्चर आपने देखा होगा। अब उसी श्रृंखला में यह दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने यह देखा कि यूपीएससी परीक्षा में कौन से चरण होते हैं और कौन सा वैकल्पिक विषय आपके लिए बेहतर हो सकता है, जिससे आप शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकें और एक हाई रैंकिंग के साथ आपको सफलता मिल सके। और उसी संदर्भ में हमने यह देखा कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो जीएस के या जनरल स्टडीज अर्थात सामान्य अध्ययन के एक बहुत बड़े भाग को कवर करता है। वैसे यह दावा अन्य विषयों द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में दावे की पूर्ति केवल भूगोल जैसे विषय के द्वारा ही संभव हो पाती है। और हम लोगों ने कल अपने पहले भाग में ये देखा कि भूगोल का प्रथम प्रश्न पत्र या फर्स्ट पेपर का प्रारूप या स्वरूप कैसा होता है। कल हमने ये देखा कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल शामिल हैं और दोनों में मिला करके हमारे पास कुल 10 यूनिट्स आती हैं। उसी तरह से आज हम देखेंगे कि पेपर 2 प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत क्या शामिल है और उसके अलावा ये देखेंगे कि भूगोल एक वैकल्पिक विषय के रूप में आपके पास कौन कौन से रीडिंग सोर्स होने चाहिए, स्टडी मटेरियल्स होने चाहिए या कौन कौन सी वो किताबें होनी चाहिए जिसका आपको कम से कम अध्ययन तो उतनी किताबों का करना ही है। तो आइए अब हम दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं जो ज्योग्राफी का भूगोल का पेपर 2 है। भूगोल ज्योग्राफी पेपर 2 प्रश्न पत्र 2। इसके अंतर्गत भारत का भूगोल समाहित है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के अंतर्गत भी आपके पास 10 यूनिट्स हैं। देयर आर 10 यूनिट्स, 10 भाग हैं जो आपको यहां पर पढ़ने हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर जो प्रमुख भाग हैं, यहां पर सबसे पहला, क्योंकि मैं आपको यहां सिलेबस के आधार पर बता रहा हूं और सिलेबस में यहां पर खंड 1 खंड B नहीं दिया गया है। हाँ, एग्जाम में आपसे खंड 1 खंड B करके पूछा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक विन्यास। भौतिक विन्यास, इसे हम कहते हैं फिजिकल सेटिंग। ये है फिजिकल सेटिंग, फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक विन्यास। अर्थात भारत में कौन कौन सी भू आकृतियां पाई जाती हैं, कौन कौन से भू आकृतिक प्रदेश हैं। आप इसकी तुलना कर सकते हैं पेपर 1 के जियोमॉर्फोलॉजी वाले हिस्से से। वहां पर हमने वैश्विक संदर्भ में भू आकृतियों के निर्माण की बात की। यहां पर भारत के संदर्भ में आपको खास तौर पर बात करनी है। अगर हम ऐसे देखें मोटे तौर पर, अगर हम मान लें इंडिया है, अगर ये इंडिया है, लेट अस अस्यूम, तो जब आप भारत का मैप देखते हैं तो भारत के मैप के उत्तरी भाग में जब आप देखते हैं यहां पर इस हिस्से को, तो यहां पर हमारे पास पर्वत श्रेणियां हैं जिसे हम बोलते हैं द ग्रेट हिमालयाज। तो ये भारत के उत्तर में भारत का पर्वतीय प्रदेश है। तो पर्वतीय प्रदेश एक भू आकृतिक प्रदेश हुआ, राइट। जब हम अपने टॉपिक्स पे आएंगे तब वहां पर एक एक शब्दों पर, एक एक परिभाषाओं पर आपसे बात की जाएगी। अभी बस एक सिलेबस का एक ओवरव्यू, एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको दे रहा हूं, तो एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि हम भारत के भौतिक विन्यास की बात करते हैं तो हमको देखना पड़ता है कि भारत के उत्तर में जो है वो पर्वतीय प्रदेश हैं
और ये हिमालय का विस्तार यहाँ पर हम देखें नंगा पर्वत से लेकर यहाँ नमचा पर्वत तक या अरुणाचल वाले प्रदेश के हिस्से तक, राइट। यहाँ पर जो आप हिमालय देखते हैं वो हिमालय यहाँ पर जम्मू कश्मीर, उत्तर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके बाद आप आगे की तरफ आएंगे तो पश्चिम बंगाल वाला एरिया, फिर इसके बाद चलेंगे तो सिक्किम का एरिया, असम का एरिया, अरुणाचल प्रदेश का एरिया, यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। उसके बाद जो यह कुछ पहाड़ियां जो हैं ये एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ती हैं, इन्हें हम पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। तो हमारा जो ये उत्तर का हिस्सा हुआ ये है भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो भौतिक विन्यास में पहला क्या आ गया? भौतिक प्रदेश के अंतर्गत, भौतिक विन्यास के अंतर्गत भारत का उत्तर का विशाल पर्वतीय मैदान, विशाल पर्वतीय भाग। इसके बाद इसके दक्षिण की तरफ जब आएंगे तो आपको यहाँ मैदान मिलेंगे, यू विल गेट प्लेन्स, यहाँ पर मैदानी भाग मिलेगा और यह भारत का मैदानी प्रदेश होगा। हम इसे बोलते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान। फिर इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रायद्वीपीय भारत वाले हिस्से में यहाँ पठारी भाग है, यहाँ पर हमारे पास पठारी भाग है, इसे हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा तीसरा हिस्सा होगा। और इसके बाद यहाँ पर तटीय मैदान, पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान, और फिर उसके बाद हमारे पास द्वीप समूह है। तो हमारे पास जब हम भौतिक विन्यास देखेंगे तो यहाँ भौतिक विन्यास के अंतर्गत हमारे पास जो हिस्से हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, फिर इसके बाद हमारे पास तटीय मैदान और द्वीपीय प्रदेश। यहां पर जो आपसे क्वेश्चन होंगे, जो प्रश्न होंगे, वो प्रश्न होंगे इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, ओरिजिन, इनकी संरचना के संदर्भ में, मतलब ये किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है इस संदर्भ में। इसके बाद यहां पर आपसे डिस्कस किया जाएगा इनकी विशेषताएं क्या हैं, और इसके बाद इनकी प्रासंगिकता क्या है। तो इनकी उत्पत्ति से लेकर इनकी प्रासंगिकता, सिग्निफिकेंस, क्या इनका महत्व है, यहां तक के प्रश्न आपसे यहां पूछे जाएंगे। और भारत आपको जैसे पता ही है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, तो यहाँ प्राचीनतम से नवीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में प्राचीनतम चट्टानें प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पाई जाती हैं, तो नवीनतम चट्टानें अभी भी नदियों के लाए गए अवसादों के द्वारा निर्मित हो रही हैं। तो इतनी विविधता है भारत के भू आकृतिक प्रदेशों में, भारत के चट्टानों की संरचना में। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी भौतिक विन्यास के अंतर्गत, फिजिकल सेटिंग्स के अंतर्गत। अब आप खुद देखेंगे कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में भारत के भौतिक विन्यास को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अभी सन 2017 के अभी यूपीएससी एग्जाम में आया कि हिमालय कितने प्रदेशों में विस्तृत है। अब इस प्रश्न के लिए आपको कोई विशेष तैयारी नहीं करनी, जब आप पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कहां से कहां यह गुजर रहा है। और इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा गया कि पश्चिमी घाट कितने राज्यों में फैला है, पूछा गया कि यहाँ पर जो पुलिकट लेक है यह कितने राज्यों में है। ये सारी चीजें आपको अपने आप दिख जाएंगी, कहां से? भौतिक विन्यास से। कोई भी विशेष तैयारी आपको भूगोल के संदर्भ में और इकोलॉजी एनवायरनमेंट के संदर्भ में नहीं करनी है। यहाँ पर दूसरा प्रमुख टॉपिक जो उभर कर आता है वो है रिसोर्स, दूसरा है संसाधन, रिसोर्स। भारत में कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं? संसाधन। याद रखना, संसाधन के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आती हैं जो मानव की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। एक पत्थर भी संसाधन हो सकता है, होता है, क्योंकि यह मानव की कई जरूरतों को पूरी कर सकता है। और कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है, चाहे वो मानव का ज्ञान कम हो भी उसके बारे में, या मानव के लिए उसका भी उपयोग ना हो, वो संसाधन में शामिल नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। और मानव स्वयं में एक बड़ा संसाधन है।
लेकिन यहां पर आज जो सबसे बड़ी चुनौती संसाधनों के संदर्भ में है, यहां पर आपको 3 संसाधन याद रखने होंगे। वो है जल, जंगल, जमीन। जल संसाधन, वन संसाधन और मृदा संसाधन, राइट। जल, जंगल और जमीन, इसको हम ऐसे समझें। अगर हम जल, जंगल, जमीन को ऐसे समझें, मान लीजिए यहां पर यह जल है, ये जंगल है, वन है और यह जमीन है और यह मृदा है। अगर तो ये तीनों अगर बने रहेंगे तभी जाके कौन बना रहेगा? जल और जानवर, मानव और जानवर। इसलिए वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है कि किस प्रकार हम अपने संसाधनों का सदुपयोग करें, किस प्रकार हम अपने संसाधनों का धारणीय उपयोग करें, किस प्रकार हम अपने संसाधनों का सतत उपयोग करें। ये सारी शब्दावलियां एक हैं, लेकिन इन्हीं शब्दावलियों से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो किसी भी राष्ट्र के पास कितने भी संसाधन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या वह राष्ट्र उन संसाधनों का उपयोग अपने लोगों, अपने निवासियों की प्रगति के लिए कर रहा है? और अगर उन संसाधनों का उपयोग कोई राष्ट्र अपने निवासियों की प्रगति के लिए कर रहा है, तो उसके उपयोग का प्रतिरूप क्या है? क्या वो उपयोग इस प्रकार है कि वह वर्तमान की पीढ़ी या वर्तमान की जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और साथ में भविष्य में आने वाली जनसंख्या या भविष्य में आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें? इसका मतलब हमें इन संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना है जिससे न केवल ये आज उपलब्ध रहें, बल्कि हम आने वाली पीढ़ियों को भी विरासत में ये संसाधन देकर जा सकें। इसीलिए इन संसाधनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर्स, आप 2016 में ही अगर जीएस मेंस का पेपर उठा के देखेंगे तो संसाधनों में लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आने वाले अगले 10 सालों में जल, वन और जमीन, जल, जंगल, जमीन और जन और जानवर पर आपसे प्रश्न बने रहेंगे। ये चाहे आप ज्योग्राफी में इसको पढ़ें या ना पढ़ें, आपको अलग से तो इसको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आज के संसार में, इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, इस भूमंडलीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जिस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जिस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जिस प्रकार विकासशील देशों के संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उन पर नियंत्रण किया जा रहा है, उन सभी संदर्भों में इन संसाधनों की उपलब्धता, इन संसाधनों के संरक्षण, इन संसाधनों के भविष्य पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एक बड़ा मेजर पार्ट होगा। तीसरी चीज है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है? कृषि, एग्रीकल्चर। भारत की समस्त जीडीपी या भारत का समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि कृषि कार्य में ग्रोथ रेट हाई ना हो। आज वर्तमान में भारतीय कृषि को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि जीडीपी में कृषि का योगदान कम हुआ है, लेकिन अभी भी कृषि भारतीय जनसंख्या के अंतर्गत 50% से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रही है। और यदि कृषि का विकास भारत में नहीं होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे विरोधाभास या बहुत सारी समस्याएं भारत में उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपसे कृषि पर क्वेश्चन होंगे। इसके पश्चात है यहाँ पर उद्योग, इंडस्ट्री, ये उद्योग किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, प्राथमिक, प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक एंड सो ऑन। ये आर्थिक क्रियाएं भी हैं और आप उद्योगों के अंतर्गत भी इस तरह की चीजें देख सकते हैं, राइट। थोड़ा
देखने का नजरिया और पढ़ने का नजरिया भी आपको यहां पर बदलना पड़ेगा। फिर इसके बाद होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब याद रखिएगा, कोई भी राष्ट्र बिना द्रुत या बिना तीव्र, बिना तेज परिवहन एवं संचार माध्यमों के बिना अपनी तीव्र कहा जाए जीडीपी ग्रोथ रेट या अपना तीव्र विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए परिवहन और संचार किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग होते हैं या किसी भी राष्ट्र के विकास की महत्वपूर्ण पूर्व शर्तें होती हैं। प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक आप देखेंगे तो भारत में जिन जिन क्षेत्रों में या विश्व के जिन क्षेत्रों में परिवहन और संचार के साधन जितने बेहतर रहे हैं वहां का विकास उतना ज्यादा हुआ है। वर्तमान में भी अगर भारत अपने लोगों को सशक्त करना चाहता है, अपनी आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता लाना चाहता है, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना चाहता है, तो वहां पर परिवहन तथा संचार साधन सर्वप्रमुख भूमिका निभाएंगे। वो चाहे सड़क परिवहन हो, वो चाहे जल परिवहन हो, वो चाहे वायु परिवहन हो, या फिर उसमें संचार के कई माध्यम, चाहे टेलीफोन, मोबाइल या कुछ भी शामिल हो। ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जो 5 टॉपिक आते हैं, शुरुआत के जो 5 टॉपिक्स हैं, वो है पहले भौतिक विन्यास, फिर है संसाधन, फिर है कृषि, फिर है उद्योग और फिर है परिवहन तथा संचार। राइट? तो हमारे पास ये पहले 5 टॉपिक हैं। फिर उसके बाद हम देखें नेक्स्ट 5 टॉपिक्स। देखिए नेक्स्ट 5 टॉपिक्स। तो अगले 5 टॉपिक्स में हमारे पास है, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, 5th के बाद 6th कर से कर रहा हूं। फिर ये है सांस्कृतिक विन्यास, सांस्कृतिक विन्यास, कल्चरल सेटिंग। सांस्कृतिक विन्यास, जो संस्कृति होती है वह मानव के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी उपार्जित मूल्य होते हैं। संस्कृति मानव के भीतर होती है। संस्कृति वे तत्व होते हैं जिन्हें मानव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तगत करता है। संस्कृति के प्रमुख अंगों में किसी भी क्षेत्र की मानव प्रजाति हो सकती है, वहाँ की भाषा हो सकती है और वहाँ के ट्रेडिशंस हो सकते हैं, परंपराएं हो सकती हैं। इन सबको हम संस्कृति के अंतर्गत डालते हैं, रखते हैं। भारत ऐसा राष्ट्र है, भारत विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है। आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलें, आप अगर सौराष्ट्र से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक चलें, तो आप देखेंगे जहाँ एक ओर हिमालय है कश्मीर में, तो वहीं दूसरी ओर महासागर से घिरा हुआ कन्याकुमारी है। जहां पर हिमालय में टुंड्रा जलवायु है, वहीं पर कन्याकुमारी में आपको महासागरीय और आपको विषुवत रेखीय जलवायु प्राप्त हो जाएगी। जहां पर सौराष्ट्र की तरफ आप सागर देखेंगे, उससे आगे बढ़ के थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर आप आएंगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश की तरफ सदाबहार वर्षा वन मिलेंगे। भारत में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। यह भारत की विविधता है। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के आधार पर भारत में विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रदेशों का उद्भव हुआ है। कोई भी व्यक्ति अपने सांस्कृतिक तत्वों का विकास या कोई भी व्यक्ति अपने सांस्कृतिक तत्वों का निर्धारण अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल ही करता है। उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, उसकी रुचियां, उसकी भाषाएं, उसके रहने के तरीके, ये सब भूगोल के द्वारा निर्धारित होते हैं, भौगोलिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। और भारत में जब इतनी विविधता है, जब इतने प्रकार के धर्म हैं, इतनी प्रकार की भाषाएं हैं,
तो ये देखना अनिवार्य हो जाता है कि यह भारत अपनी सांस्कृतिक विविधताओं के अंतर्गत क्या क्या रखता है और यह भारत अपनी सांस्कृतिक विविधताओं को किस प्रकार संजोता है। यद्यप भूमंडलीकरण के इस दौर में यद्यप बहुत सारे और जो तत्वों का आगमन हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप भारत की सांस्कृतिक एकता पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगता है। यह कई बार लगता है कि क्या भारत अपने मूलभूत सांस्कृतिक तत्वों से विपथित हो रहा है? क्या भूमंडलीकरण जैसी चीजों ने हमारे संस्कृति के केंद्र को, कोर को, हमारे अंतरतम को क्या प्रभावित किया है? यह भारत जो वसुधैव कुटुंबकम, यह भारत जो पूरी दुनिया को ही अपना परिवार मानता था, क्या आज यहाँ पे कुछ ऐसे तत्व हैं जो भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतिकूल हैं? क्या जो भारत की सामाजिक संस्कृति को नुकसान पहुंचा सकते हैं? इन्हीं संदर्भों में हमको नवीनतम संदर्भों में भारत के सांस्कृतिक विन्यास को देखना है, जिसमें यहाँ का रहन सहन, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की प्रजातियां, यहाँ की भाषाएं आदि शामिल होंगी। इसी तरह दूसरी चीज यहां पर आती है, यहां पर है अधिवास, सेटलमेंट। अधिवास कोई भी व्यक्ति जहां निवास करता है वो उसका अधिवास है। और ये अधिवास किसके आधार पर होंगे? अगर आप कश्मीर में चले जाइए तो वहां के जो मकान बनेंगे, वहां जो मकानों के बनने का पैटर्न है अलग होगा। उत्तर भारत में आ जाइए अलग होगा, दक्षिण भारत में अलग होगा, नदी किनारे अलग होगा, पर्वतीय भाग में अलग होगा। इसका मतलब अगर हम भारत के जो भौगोलिक विन्यास, भारत की जो भू आकृतिक विन्यास है, भारत का जो भौतिक विन्यास है, उसके आधार पर देखें तो भारत में जो अधिवास बनते हैं, जो घर बनते हैं, उनके भी अलग अलग आकार प्रकार होंगे। भारत में हम यहाँ गांव के संदर्भ में अधिवास देखेंगे तो हम भारत में यहाँ शहरों के संदर्भ में अधिवास देखेंगे। गांव का आकार भी अलग अलग होता है, शहरों का आकार भी अलग अलग होता है। उस संदर्भ में भी हमको यहाँ पर अधिवास देखने पड़ते हैं। अगला टॉपिक होगा प्रादेशिक। यहाँ पर रीजन्स के संदर्भ में होगा प्रादेशिक विकास, रीजनल डेवलपमेंट तथा आयोजना। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, ये पहले चैप्टर से ही आप जोड़ सकते हैं। अगर भारत में चूंकि विभिन्न भू आकृतिक प्रदेश हैं, तो भारत में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र होंगे, विभिन्न प्रकार के प्रदेश होंगे, विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र हैं और उन भौगोलिक क्षेत्रों में विकास की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। पर्वतीय भाग, मैदानी भाग, पठारी भाग, घाटी के क्षेत्र, ये सारे जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर विकास की योजनाएं भी अलग अलग होंगी। जो समस्याएं मैदानी भाग की हैं, वो समस्याएं पर्वतीय भाग की नहीं होंगी, और जो समस्याएं पर्वतीय और मैदानी भाग की हैं, वो समस्याएं पठारी भाग की नहीं होंगी, वो समस्याएं तटीय भाग की नहीं होंगी, वे समस्याएं द्वीपीय भाग की नहीं होंगी। तो निश्चित तौर पर भारत में जितने प्रकार के प्रदेश होंगे, भारत में जितने प्रकार के भौतिक प्रदेश होंगे, उतने प्रकार के हमारे पास अगर प्रदेश हैं, तो निश्चित तौर पर उनके विकास के संदर्भ में हमें जो प्लानिंग करनी है, उसका स्वरूप भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और इसी संदर्भ में आ जाता है भारत का यहाँ पर राजनैतिक पक्ष, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। राजनैतिक पक्ष, यहां पर आजादी से लेकर, यहां पर संविधान निर्माण से लेकर हमारे जो राष्ट्र का स्वरूप है, हमारे यहाँ जो राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप है, हमारे यहाँ जो लोकतंत्र है, हमारे जो पड़ोसी के साथ संबंध हैं, उन सारी बातों पर यहाँ चर्चा करनी है। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो हिस्सा है, इतना जो हिस्सा है, ये आपका जीएस में इकोनॉमी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन को भी और रीजनल डेवलपमेंट को भी कवर करेगा। मेजर पोर्शन, ये पोर्शन पूरी तरह आपका पेपर 2 कवर करने वाला है, पेपर 2 के साथ जाएगा जीएस में। इसी तरह अंत में होगा कंटेम्परेरी इश्यूज,
समकालीन मुद्दे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। कंटेम्परेरी इश्यूज, समकालीन मुद्दे। समकालीन मुद्दों का मतलब वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो भूमंडलीय तापन हो, चाहे वो ओजोन गैस का क्षरण हो, चाहे वो नदियों के सामने आने वाली समस्याएं हो, चाहे वो वनों का विनाश हो, कुछ भी, कोई भी वह समस्या है। और यूपीएससी ने यहाँ पर लगभग 10 से 15 टॉपिक्स का चयन किया है। इन 10-15 टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको जीएस में कम से कम उनमें से क्वेश्चन तो सभी टॉपिक से आएंगे, उसमें से कम आप 150 नंबर आप इन्हीं समकालीन मुद्दों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब हम इंडियन ज्योग्राफी का पेपर देखते हैं तो इस पेपर में 10 यूनिट हैं। यूपीएससी यहाँ पे क्या करती है, यूपीएससी यहाँ 10 यूनिट के अंतर्गत जब क्वेश्चन पूछती है तो हो सकता है आपका पहला क्वेश्चन, कभी कभी 5वां भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन जो होगा आपका, वह क्वेश्चन होगा मैप एंट्रीज पे दिया जाता है। साल भर जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या परंपरागत रूप में वैश्विक और भारत के स्तर पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं या जो चर्चा में रहे हैं स्थान, उन स्थानों को आपको मैप में भरना होगा और उनके बारे में आपको 20 शब्द लिखने होंगे। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में एक खास बात यही है कि इंडियन ज्योग्राफी में मैप एंट्री से भी आपके पास क्वेश्चन होगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसमें 100% मार्क्स ले सकते हैं। हाँ, आपको इसके लिए करंट अफेयर, समसामयिकी पर अच्छी पकड़ की जरूरत होती है। आपकी क्लास में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको तनाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसके लिए बहुत जरूरी होगा जब आप जीएस पढ़ रहे हो तो जीएस पढ़ने के दौरान आप मैप या मैपिंग पोर्शन पर फोकस ज्यादा करें। तो इस प्रकार अगर हमने यहाँ पर देखा तो हमारे पास यूपीएससी परीक्षा में जो भूगोल का सिलेबस है, वह भूगोल का सिलेबस, ज्योग्राफी सिलेबस दो पार्ट में बटा है। भौतिक भूगोल क्या है, हम यहां इसको ऐसे लिखें, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 1 और दूसरा है प्रश्न पत्र 2। राइट, तो यहां पर है आपके पास भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, और यहां पर आपके पास है भारत का भूगोल। हमने एक सिलेबस के आउटलाइन पर आपसे बात की। अब हम यहां पर आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिरकार आप कौन सी बुक्स, सजेस्टेड रीडिंग्स, आपको किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होगी, याद रखिए कि आप जब किताबों का चयन करें तो थोड़ा सा सतर्क रहें। किताबों का चयन करने के दौरान, किताबों का चयन करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कम से कम किताबें, लेकिन स्तरीय किताबें पढ़नी है। ये नहीं कि आपको मार्केट में जो कुछ भी दिखाई पड़े आप उसकी तरफ भाग रहे हैं, इसका कभी कोई फायदा नहीं होता। आप ये भी न करें कि आप बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स इकट्ठा करें, इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इन सब की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जो टीचर, जो गाइड या यहाँ पर जो आपकी क्लासेस होंगी, आप उन क्लास नोट्स पे विश्वास करें और उसके साथ कुछ चुनिंदा किताबों की गहराई से स्टडी करें, ये बहुत जरूरी होगा। और इसके साथ लगातार आप आंसर राइटिंग करें। ये तीन चीजें अगर आपको ध्यान रहती हैं तो यकीन मानिए आप आसानी से 300+ मार्क्स भूगोल में प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बुक्स देखें तो बुक्स फॉर पेपर 1,
बुक्स फॉर पेपर वर्क, सजेस्टेड रीडिंग्स पेपर वर्क, राइट। पेपर वन में जो भू आकृति विज्ञान है, उस भू आकृति विज्ञान के लिए 2 किताबें हैं। हम यहां लिख लें भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। यहां पर 2 किताबें हैं। यहां पर एक किताब आप ले सकते हैं सविंद्र सिंह, भू आकृति विज्ञान, या आप यहां ले सकते हैं पी दयाल। ये ऑथर्स हैं। सविंद्र सिंह की किताब या पी दयाल की किताब ले सकते हैं, दोनों ही किताब स्तरीय हैं। पी दयाल की किताब में समस्या ये है कि यहां पर फिगर्स बहुत कम है, यहां पर सिर्फ लैंग्वेज में ज्यादा चीजें समझाई गई हैं, चित्रों का यहां पर अभाव सा दिखता है, लेकिन ठीक ठाक किताब है। आप दोनों में से किसी भी किताब का चयन कर सकते हैं। अगर आप इसका चयन करते हैं तो कतई मत घबराएं, सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। ये भी आप चयन करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं, लेकिन आप एक किताब का चयन करेंगे इसमें से किसी भी, और आप उसी को सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। आपको याद रखना होगा, आप पूरी किताब में अकॉर्डिंग सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स, इनके आधार पर आप टॉपिक का चयन करेंगे कि ये पूछा गया है और ये सिलेबस में है, उन टॉपिक को टिक करेंगे और उस पर ही फोकस करना है। सारी किताब के संदर्भ में जाने की आपको जरूरत नहीं है। दूसरी, जलवायु तथा समुद्र विज्ञान, यहां पर आप पढ़ेंगे DS लाल की किताब। बहुत अच्छी किताब है और आपको कहीं कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आपके पास यहां DS लाल की किताब होगी। फिर इसके बाद जैव भूगोल, यहां फिर आप सविंद्र सिंह की किताब पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद पर्यावरण भूगोल, यहां पर आप 2 सोर्स रखें। एक तो NIOS का मटेरियल जो आपको GS में भी काम करेगा, और इसके अलावा यहां पर सविंद्र सिंह। किसी और किताब की तरफ आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए न्यूज़पेपर्स, राज्यसभा टीवी पर अगर पर्यावरण संबंधी कोई डिस्कशन है, किसी न्यूज़पेपर में पर्यावरण संबंधी डिस्कशन देखते हैं आप, और एक मैगजीन हिंदी में आती है, डाउन टू अर्थ आने लगी है, डाउन टू अर्थ, ये हिंदी में आने लगी है। इसके अलावा एक और मैगजीन है विज्ञान प्रगति, विज्ञान प्रगति। अगर आप ये 4 चीजों को फॉलो करते हैं, अगर आप केवल 3 को फॉलो कर लें, न्यूज़पेपर, डाउन टू अर्थ और विज्ञान प्रगति, 100% क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहां पर क्लासरूम कोचिंग के साथ अगर आप इसको ऐड करते हैं, गारंटीड एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। यहां पर पर्सनल गारंटी मैं आपको दे रहा हूं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो पीटी में भी आपका इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आपको इन अपने मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मानव भूगोल, माजिद हुसैन की किताब आती है। लेकिन अगर आप मानव भूगोल की कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको लेके ना परेशान हो, जो मेरे नोट्स होंगे वो मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि मानव भूगोल के संदर्भ में जो टॉपिक है दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में संघर्ष थोड़ा फिलोसॉफिकल थॉट के साथ है। कई बार बहुत सारी किताबें आपको वो टॉपिक समझा नहीं पाती हैं,
यहाँ पर आपको किसी मार्गदर्शक की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए अगर आप किताब नहीं लेते हैं और आप हमारे क्लासरूम से जुड़े हैं, तो मानव भूगोल में अगर आप ये किताब न भी पढ़ें तो कोई समस्या नहीं, यू विल गेट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास नोट्स, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद है आर्थिक भूगोल। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं जगदीश सिंह और के.एन. सिंह। जगदीश सिंह और के.एन. सिंह की यहां पर किताब आती है। फिर इसके बाद है राजनैतिक भूगोल। आप यहां दीक्षित की किताब पढ़ सकते हैं। फिर है जनसंख्या भूगोल। चांदना की किताब पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद है यहां पर फाइनल किताब, यहां पर अगर आपके पास है मॉडल, सिद्धांत, नियम, इसके लिए आप पढ़ सकते हैं बीसी जाट की किताब। अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किताबें आपके पास हैं। यू हैव 9 बुक्स। सांस्कृतिक भूगोल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, गायत्री प्रसाद, नया एडिशन लीजिएगा, गायत्री प्रसाद। ये आपके पेपर 1 की कंप्लीट बुक लिस्ट है। बट मैं आपको क्या सजेस्ट कर रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप इन 5 किताबों पर फोकस करें। यहां वाले के संदर्भ में आप किताब कौन सी लें, केवल आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, ये 2 किताबें आपके पास होनी चाहिए। मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और इसके साथ यहां मॉडल, सिद्धांत और सांस्कृतिक भूगोल। इसमें अगर आप कोई किताब नहीं भी लेते हैं, क्लासरूम कोचिंग पर पूरी तरह से अगर आप अपने जो आपको मटेरियल मिलेगा, आप उन मटेरियल पे फोकस रहेंगे तो आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। राजनीतिक भूगोल के संदर्भ में आपको कुछ सिद्धांतों के साथ साथ जो वर्तमान सिनारियों में चीजें चल रही हैं उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जो मैंने आपको ये लिस्ट दी है किताबों की यह लिस्ट हमने आपको इसलिए दी है क्योंकि बच्चे कई बार परेशान होते हैं कि कौन सी किताबें पढ़ें। लेकिन आप अगर इन 10 किताबों को ले लेते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। टॉपिक सेलेक्ट किए बिना आप पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, राइट? आपको पूरी किताब पढ़नी नहीं है, आपको सर्टेन टॉपिक पढ़ने हैं। मेरा अपना सजेशन है, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे अगर, तो आप ये 5 और केवल ये 7 किताबें आप लें। इन 7 किताबों में 5 ऊपर 2 नीचे, और बाकी चीजों में तो आपको जो थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, एक बार वो थॉट प्रोसेस डेवलप कर लीजिए, फिर आप चाहे जो किताब पढ़िए। किताब पढ़ने से कभी ना रोका जाना चाहिए, ना आदमी को मैं रोकता हूं। आप लोगों को किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी किताबें पढ़नी है और कौन सी किताबों को नहीं पढ़ना है। और यह भी जानना जरूरी है कि अगर आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। आपके पास ये 7 बुक्स तो होंगी, लेकिन आप 7 बुक्स के प्रत्येक पेज को नहीं पढ़ेंगे, आप उनको ही पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ मैच कर रहे हैं। और जब आप क्लास लेंगे तो इसके साथ हमें देख लेंगे कि किताब में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। लेकिन फिर भी एक अगर पूरी लिस्ट हमें चाहिए तो यू हैव दिस लिस्ट, और इस लिस्ट को आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट ऑल टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। Even it will cover, obviously it will cover the whole syllabus of UPPCS also. Okay, so this is a very comprehensive list of necessary books. ये एक आवश्यक किताबों की संपूर्ण लिस्ट आप इसे मान सकते हैं। अब देखिए, कोई भी शिक्षक होता है, कोई भी बच्चा होता है, या आप किसी 2 डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो अलग अलग आपको प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दवाएं अलग अलग दे सकते हैं। उसी तरह अगर आप किसी अन्य टीचर से पूछेंगे तो हो सकता है उसकी किताबों की लिस्ट में 1-2 और नए नाम आ जाएं। लेकिन मैं आपको वो नाम दे रहा हूं
जिसको टॉपर्स ने पढ़ा है, जिन्हें आज की तारीख में संपूर्ण भारत में जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, उसने पढ़ा है और इसके साथ उनके हाई रैंक आए हैं। इसलिए टीचर वाइज किताबें बदल सकती हैं, कुछ नए नाम आ सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में अगर आप इन किताबों को पढ़ते हो, इसके साथ क्लासरूम कोचिंग करते हो, तो निश्चित रूप में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। याद कीजिए, यहाँ पे अगर हम कहें तो आप ये खुद सोचिए, बचपन में आपके पास बहुत सारी किताबें होती थी, लेकिन जो चैप्टर टीचर पढ़ा दिया करता था वो आपके दिमाग में बने रहते थे। आज भी वही बात है, आपके पास किताबें बहुत होंगी, लेकिन अगर एक बार आप लेक्चर सुन लेते हैं, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो कोई भी किताब कितनी भी मोटी हो आपके लिए आसान हो जाती है। तो यहाँ पर किताब और क्लास नोट्स दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपके लिए जरूरी होगा। ये हुआ पेपर 1 के लिए ये बुक्स हुई, 10 बुक्स आ गए, 10 किताबें हम ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी के लिए, तो भारत के भूगोल के लिए आपको केवल एक किताब लेनी है। आप इसमें से कोई भी एक किताब ले सकते हैं, या तो आप यहां पर ले लें आरसी तिवारी की किताब है, माजिद हुसैन की किताब है, मामूलिया की किताब है, अलका गौतम की बुक है। आप इन 3 में से किसी एक किताब का चयन कर लीजिए, क्योंकि भारत के भूगोल में स्टैटिक पार्ट तो यहां से मिलेगा, जो परंपरागत भाग है वो यहां से मिलेगा, लेकिन जो डायनामिक पार्ट है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड होगा, वो आपको मिलेगा योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ और एक अच्छा न्यूज़पेपर। और इसके अलावा आपके पास एक चीज और होनी चाहिए, इकोनॉमी की कोई एक किताब, इकोनॉमी की कोई भी एक किताब। अगर मैं आपसे कहूं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दत्त सुंदरम होनी चाहिए, और दत्त सुंदरम के केवल कुछ चैप्टर पढ़ने हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूं कुछ चैप्टर पढ़ने हैं। तो यहां पर भारत के भूगोल में इनमें से कोई एक किताब, और ये आपके पास चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया ईयर बुक, और इसके अलावा इकोनॉमी सर्वे, एक मैगजीन और आती है भूगोल और आप। इन मैगजीन और इन बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी, और बहुत कंटेम्परेरी इश्यूज आपसे सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती ये है, ये कहीं की भी बड़ी चुनौती है, चाहे यहाँ दिल्ली की चुनौती हो या आप जहाँ पे क्लास कर रहे हैं वहाँ की कहीं चुनौती हो, यहाँ पर टीचर आपको पेपर 1 बहुत अच्छे से पढ़ाता है, फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, और जब इंडियन ज्योग्राफी की पढ़ाने की बारी आती है तब वहाँ सबसे कम क्लासेस होती हैं, और वहाँ पर आपके अधिकतर कॉन्सेप्ट, अधिकतर आपके अवधारणाएं भी क्लियर नहीं की जाती, क्योंकि मुख्य कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इशूज में आते हैं। जैसे भी इंडो चाइना प्रॉब्लम चल रही है, तो भारत के पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आपसे इंडो चाइना इश्यूज के बारे में पूछा जा सकता है, रिसेंट सिनेरियो के बारे में पूछा जा सकता है। आजकल के समय, इस समय जो वहाँ पर प्रमुख पठार हैं या वहाँ जो लगातार चर्चा में क्षेत्र रहे हैं, उन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाइना के संदर्भ में भारत और भूटान के रिलेशन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे कई हिस्से हैं जो सेकंड पेपर में डायनेमिक है। सेकंड पेपर, अगर आप ये सोचें कि आप परंपरागत चीजें पढ़ करके, आप किसी किताब को पढ़ करके सेकंड पेपर अच्छा कर लेंगे, तो ये मुश्किल होगा। सेकंड पेपर अच्छा करने के लिए आपको योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, न्यूज़पेपर, इसके अलावा इकोनॉमी की किसी किताब के कुछ टॉपिक्स, और इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमी सर्वे, भूगोल आदि, भूगोल और आप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये किताबें ज्यादा नहीं है, ध्यान दीजिए,
योजना तो आप जीएस में पढ़ेंगे, कुरुक्षेत्र जीएस में पढ़ेंगे, डाउन टू अर्थ जीएस में पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर जीएस में पढ़ेंगे, इंडिया ईयर बुक जीएस में पढ़ेंगे, इकोनॉमी सर्वे जीएस में पढ़ेंगे। इतनी चीज तो आपको जीएस के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। क्या आप जीएस के लिए इकोनॉमी की कोई किताब नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर जो ये वाले हमारे पास रिसोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल हैं, ये कोई नए नहीं है, ऑलरेडी आप इनकी स्टडी कर रहे हो जीएस में। केवल इनको आपको देखना होगा भूगोल के संदर्भ में। हमें आपको बताना होगा कि किस प्रकार आप इन स्रोतों को, इनके मटेरियल्स को आप यहां पर इस्तेमाल करो कि आपके भूगोल की चीजें भी तैयार हो जाए। तो यहां पर ये कोई नए सोर्स नहीं है, ये सोर्स तो ऑलरेडी आपके पास बने रहे हैं। अब अगर हम देखें यहां कि आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, आपकी पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, तो नंबर 1, आपके पूरे दिन भर का एक शेड्यूल जरूर होना चाहिए। टाइम टेबल बहुत जरूरी है, और उस टाइम टेबल में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए समय निकालना पड़े, एक निश्चित समय। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी डेली स्टडी जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या है कि बच्चा जीएस तो साल भर पढ़ता है, या कहो जब तक वह इस परीक्षा के प्रोसेस में रहता है तब तक बच्चा केवल जीएस ही पढ़ता है, बाकी और चीज छूता भी नहीं, ऑप्शनल वगैरह पर कोई चर्चा भी नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ता है, जीएस। इसलिए आपको ये तरीका बदलना पड़ेगा। ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल की अगर आप तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मानिए आपका प्री बहुत आसानी से निकलेगा और मेंस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की डेली स्टडी करनी है, डेली वाइज। डेली कितना आपको ऑप्शनल पढ़ना है, अगर आप जो क्लास में कोचिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको यहाँ केवल डेली 2 आवर्स ऑप्शनल के लिए निकालने हैं घर में। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, याद रखना। कोई कोचिंग आपको आईएएस नहीं बना सकती जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते, जब तक आप किसी कोचिंग की बताई गई चीजों को घर में जाके खुद नहीं पढ़ते। कोई भी आपको आईएएस नहीं बना सकता जब तक कि आप किसी की बताई गई चीजों को अपने शब्दों में नहीं लिखते, जब तक आप समझी गई अवधारणाओं को उचित शब्दों में और कम समय में लिख नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर यह सोचना कि कोचिंग करने के बाद आप आईएएस बन जाएंगे, आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर लेंगे, पीसीएस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको टीचर के साथ लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट की डेली स्टडी आप 2 आवर्स करें। तीसरी चीज ये है डेली मैप एंट्री। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में कोई भी अगर जगह महत्वपूर्ण हुई, कोई भी स्थान आपको लगा आज चर्चा में है, वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर, ये नहीं कि आपके मोहल्ले का नाम चर्चा में हो, जहां एक मान लो भैंस मर गई है तो आपको यार यही जगह सबसे इंपॉर्टेंट और मैप में ढूंढ रहे हो, नहीं, आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जैसे मान लो यहाँ पर हो जाए कि मोदी जी की इजराइल यात्रा, राइट, और फिर हो जाए कि मोदी इजराइल में यहां उतरे, मोटे तौर पर, राइट। भारत और चीन के बीच जो वर्तमान में झड़प चल रही है, अगर यहाँ पर झड़प हो रही है, तो जो प्रमुख क्षेत्र आए वो आप न्यूज़पेपर से पढ़ें और तुरंत आप उसे मैप में क्या करें, ढूंढें, लोकेट करें, और इनके बारे में पहले आप मिनिमम 20 वर्ड्स लिखें। रोज कम से कम 5 जगहों को आप तलाशें। अगर नहीं मिलती है 5 जगह तो जितनी मिल जाए, मिनिमम 5 है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम आपको 5 जगह देखनी है। अगर मान लो चादर 1-2 ही मिलती है तो 1-2 ही देखो, लेकिन देखो जरूर, कम से कम अगर एक प्लेस की भी आप एंट्री कर पाए तो क्या होगा, रोज आपके एक प्लेस बढ़ते जाएंगे। और एक अलग कॉपी बनाओ, एक अलग कॉपी बनाओ, आप उस स्थान के बारे में 20 शब्द लिखो और डेली मैप एंट्री करो। अभी देखो, जब तक आप एग्जाम देने जाते हो आप बहुत सारी चीजें तैयार कर चुके होंगे, और यूपीएससी प्री में भी तो आपसे मैप एंट्री पे क्वेश्चन आते हैं।
इस वजह से पूछ लिया भूमध्य सागर किन देशों की सीमाएं नहीं छूता है, विशुद्ध मैप एंट्री है। पूछ लिया कि अंडमान निकोबार से निम्नलिखित में से सबसे पास की जगह कौन है, फिर से विशुद्ध मैप एंट्री है। जिसका मैप पे कंट्रोल नहीं होगा, जिसकी मैप पे मास्टरी नहीं होगी, जो रोज मैप की एंट्री नहीं करेगा, यकीन मानिए उसके लिए सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पूरा एग्जाम मुश्किल हो जाएगा। क्या बिना मैप जाने आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो। क्या आप बिना मैप जाने आप ये समझ सकते हो कि भारत के कौन से क्षेत्र पिछड़े हैं, भारत के कौन से क्षेत्र आगे हैं? नहीं समझ सकते हो। बिना मैप देखे आप ये समझ सकते हो कि जनसंख्या का वितरण क्या है, कृषि का या फसलों का वितरण क्या है? नहीं समझ सकते हो। इसलिए यहाँ मैप एंट्री विल प्ले मेजर रोल। और जो बच्चा और जो शिक्षक मैप की एंट्री नहीं करता है, मैप की प्रैक्टिस नहीं कराता, ये समझिए फिर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, या आप खुद अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद चौथी चीज, डेली वन आंसर 200 वर्ड्स। आप 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर रोज लिखें। कोई भी प्रश्न का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन डेली आंसर राइटिंग जरूरी है। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, आपके लिखने के तरीके मजबूत नहीं होंगे। इसलिए आंसर राइटिंग को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप पूरे दिन भर के टाइम टेबल में 20 मिनट्स निकाल लीजिए, जबकि आपको एक आंसर की राइटिंग 200 शब्दों की 12 से 15 मिनट में करनी है। शुरुआत यहां से कीजिए, राइट। फिर इसके बाद कुछ भी करने के पहले ज्योग्राफी में 6 से 12 की एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ेंगे, कुछ भी करने के पहले, राइट। और इसके बाद आप हमेशा अपने साथ एक एटलस अपने साथ जरूर रखेंगे, और इसमें मेरी आपको सलाह है ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। होने तो 2 एटलस चाहिए। पहले आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखिए, फिर उसके बाद जब आप इसको कुछ कर चुके हैं तब आप ब्लैक स्वान का आता है वो एक एटलस परचेज करेंगे। लेकिन पहले आप एक जबरदस्ती चीजें आपको परचेज नहीं करनी है जो आप पढ़ ना पाए। तो सबसे पहले आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे विश्वास करो, मोटिवेट योरसेल्फ, खुद को मोटिवेट करो। और तीसरा, नेवर फॉरगेट द टारगेट, अपने लक्ष्य को कभी मत भूलो। बच्चा बहुत उत्साह में तैयारी शुरू तो करता है, लेकिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने बाद उसका जो उत्साह होता है वो खत्म हो जाता है। नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है कि यस आप कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप ही इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, और आपको ही करना है एक्चुअली। और हमेशा इस परीक्षा में सफल होने के लिए जरूरी है कि आपके कुछ स्वप्न हो। सिर्फ स्वप्न ही देखना नहीं, पूरे भी करना है। कुछ स्वप्न हो, कोई टारगेट हो, एक विजन हो कि आप क्यों बनना चाहते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि हमें इसलिए बनना है, तो फिर आप बहुत बेहतर तैयारी करते हैं। इसलिए आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, खुद पर आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू एंड आई विल, रिमेंबर, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां पर हमें अगर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा आपका रोल कैसा होगा, यहाँ हमारी आपकी भूमिका कैसी होगी, या पर्टिकुलरली मेरी भूमिका कैसी होगी। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब आप पढ़ने बैठें या जब आप क्लास ज्वाइन करें, क्लास ज्वाइन करने के पहले दिमाग में 1000 शंकाएं जो भी हों उन्हें आप क्लियर कर लें। लेकिन जब एक बार क्लास शुरू हो जाए और आप क्लास के नियमित हिस्से बन जाते हैं, रेगुलर आप पार्ट हो जाते हैं क्लास के, तब सारी शंकाओं को छोड़ देना है और चुपचाप किताबों के साथ और टीचर के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो आपका यहाँ पे लेक्चर होगा वह 2 आवर्स का लेक्चर होगा। आवर्स का लेक्चर होगा। आफ्टर 1 वीक डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस,
आफ्टर द मील। पहले कुछ आप पढ़ लें, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, राइट। तीसरी चीज मैप एंट्री फ्रॉम न्यूज़पेपर। एंड फोर्थ एंड मेजर थिंग, सिर्फ आपको लेक्चर सुनना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही हम कराते रहेंगे और ये सिर्फ वीडियो के द्वारा चलता रहेगा, नहीं। मैं आपके पास हर 15 दिन में 15 डेज आई विल बी विद यू, मैं आपके साथ वहां आऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा, वहां आपके सेंटर्स पे मैं मौजूद रहूंगा, फिजिकली मैं रहूंगा, मैं साक्षात वहां आऊंगा और वहां पर हम लोग बैठ करके एक बार अपनी सभी समस्याओं को डिस्कस करेंगे। आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वहां हम काम करेंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको लेक्चर उपलब्ध करा देना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके लिए ये लेक्चर लाभदायक होने चाहिए, आपकी सफलता में इन लेक्चर्स का प्रमुख योगदान होना चाहिए और आपको लगे कि आपने इन लेक्चर्स को अटेंड करके कोई गलती नहीं की, आपको ये लगे कि आपको वह स्तरीय चीजें मिली जो कोई और प्रदान नहीं कर सकता। एंड ट्रस्ट मी, आपको मेरा यहाँ पर विश्वास करना होगा, आपको वो मटेरियल, वो चीजें प्रदान की जाएंगी जो किसी से भी किसी भी स्तर पर कम नहीं होंगी। लेकिन ये फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उतनी ही तन्मयता से, आप भी उतने ही कहा जाए लगन से अध्ययन करेंगे और जल्दी से जल्दी रिजल्ट के लिए प्रयासरत रहेंगे। आपको इसलिए नहीं आना है कि आप तैयारी कर रहे हैं बस आप पढ़ते जाइए, राइट? नहीं, मैं यहाँ पर आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ 15 दिन में एक बार आपके पास आया करूंगा और सारी समस्याओं का वहां पर समाधान होगा। और यकीन मानिए, अगर आप इन क्लासेस को लगातार कर लेते हैं और हमारे साथ मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करते हैं, मैं आपके भी इनपुट्स लूंगा। आप सब लोगों के मजबूत पक्ष अलग हैं, आप सब लोगों की कमजोरियां अलग अलग हैं। मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आपके मजबूत पक्ष को और निखारूं और आपके जो कमजोर पक्ष हैं उनकी कमजोरियों को कम करूं। यहाँ पर बहुत जरूरत होगी कि एक ये न देखा जाए कि एक भीड़ को हमें डील करना है, हमें देखा जाए कि एक एक छात्र के साथ हमें काम करना है। और जो ये हमारा सिलेबस होगा, यह सिलेबस 110 से लेके 120 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। यहाँ पर 110 से 120 लेक्चर होंगे, राइट? कुछ कम या कुछ ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे, प्रिंटेड मटेरियल्स आप सेंटर से ले सकेंगे, प्रिंटेड मटेरियल्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स मिलेंगे, इन असाइनमेंट्स को आपको सबमिट करना है और चेक होकर आपके पास जाएंगे। हम व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना सकते हैं, इस ग्रुप में आप अपने आंसर्स डाल सकते हैं और मैं वहां से आपको फीडबैक प्रोवाइड करता रहूंगा। तो मित्रों, मैंने एक रूपरेखा आपके सामने रखी कि किस प्रकार यूपीएससी परीक्षा में भूगोल एक महत्वपूर्ण विषय है और किस प्रकार मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़कर या मैं आपके साथ किस प्रकार आपकी सफलता का हिस्सा बन सकता हूँ। आप खुद पर विश्वास रखें, आप खुद पर यकीन रखें और आप यकीन रखें उस व्यक्ति पर जो आपके साथ चलने को तैयार है। और यकीन मानिए, अगर आपके अंदर लगन है, आपके अंदर सफल होने की इच्छा है, तो मैं डॉक्टर वी.के. त्रिवेदी आपके साथ हर कदम पर हूँ। और यकीन मानिए, जो पठन सामग्री, जो अवधारणाएं आपके पास होंगी वो भारत में किसी और के पास नहीं होंगी, ये मैं अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ। थैंक यू।